एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके कहा कि मेरी फैमिली में 4 लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, तो बीपी की बेस्ट मेडिसिन आप दे दें। डॉक्टर ने कहा कि उन चारों को मेरे पास लेके आइए, उनका मैं पूरा बायोग्राफ चेक करूंगा, उसके बाद में मेडिसिन दूंगा। जब मैं दोबारा सभी को लेके गया तो डॉक्टर ने चारों को 4 अलग अलग बीपी की मेडिसिन दी। प्रॉब्लम तो एक ही थी, लेकिन मेडिसिन 4। क्या ये सही था या गलत था? क्या वो मुझे सिर्फ बेस्ट मेडिसिन नहीं दे सकते थे? चारों को अलग अलग क्यों दी? ये वही बात हो गई कि जब आप डॉक्टर को जाके कहें कि डॉक्टर मुझे बेस्ट एंटीबायोटिक दे दीजिए, तो डॉक्टर पूछेगा आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको दांत में प्रॉब्लम है, या आपको फीवर है, या आपका गला खराब है? आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती है। बस ऐसा ही कुछ होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आप सोचते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड दे दीजिए। मुझे भी अक्सर कई लोग पूछते हैं कि सर बेस्ट म्यूचुअल फंड दे दीजिए, तो मैं क्या म्यूचुअल फंड सजेस्ट हूं? क्योंकि मुझे न तो उनका बैकग्राउंड पता होता है, न हिस्ट्री पता होती है, न माइंडसेट पता होता है, न सोर्स ऑफ इनकम पता होती है, न इनकम के बाद में इन्वेस्टमेंट का पर्पज पता है, और न ये पता है कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट कितने % अपने वेल्थ का करना चाह रहा है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मुझे उनके बारे में पता होनी चाहिए, तभी मैं उनको सही म्यूचुअल फंड दे सकता हूं। लेकिन लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड दे दीजिए जो हाईएस्ट रिटर्न दे, लेकिन ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है। सब रिलेटिव टर्म में डिसाइड किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर डिटेल से, तो छोड़कर मत जाइएगा। और हाँ, मैं बात करूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड की, और वो भी 20 टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड किस किस तरह के हो सकते हैं और उसमें से बेस्ट कौन सा है और सेलेक्ट हमें कैसे करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलें, इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब इसमें डेप्थ में जाएंगे तो आप कहेंगे कि इतने टाइप के म्यूचुअल फंड भी होते हैं क्या। तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो हम चलेंगे सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड जो सबसे ज्यादा रिस्की है, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे जो सबसे कम रिस्की है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें इक्विटी का कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर है। तो ऐसे केस में जिस फंड में 90% इक्विटी होगी, वो हमेशा उस फंड से वोलेटाइल होगा जो 25% इक्विटी रखता है। और इसी तरह की और भी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में यदि बाजार तेज रहेगा तो 90% इक्विटी वाला आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा, लेकिन जब बाजार मंदा होगा 25% वाला बेटर रिटर्न दे रहा होगा। कौन सी थीम चल रही है, कई सारी चीजें हैं जो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सबसे हाईएस्ट रिस्क की फंड में। तो सबसे पहले इक्विटी फंड का एक रूप आता है आपके सामने, वो है सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड का क्या ऑब्जेक्ट होता है? उसका ऑब्जेक्ट क्लियर कट है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना जिसके लिए उसको बनाया गया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना। सपोज आईटी सेक्टर फंड, फार्मा सेक्टर फंड, हाउसिंग सेक्टर फंड, ये सिर्फ उसी थीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इसका ऑब्जेक्ट है। कोई भी कमोडिटी सेक्टर फंड हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर फंड हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर फंड कभी भी आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एफएमसीजी फंड जो सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पीएसयू फंड केवल पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि जाके इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर देवे। इसी तरह पावर सेक्टर फंड वो उसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है जो पावर जनरेट करते हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर से रिलेटेड उसका कोई बिजनेस हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उन्हीं फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। गोल्ड फंड सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब कभी आप कह सकते हैं कि सर आपने मुझे गोल्ड फंड दिला दिया, लेकिन वो तो बढ़ा ही नहीं, इससे तो बेटर था कि आप मुझे पीएसयू फंड दे देते, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया। आपने लास्ट ईयर मुझे पीएसयू फंड क्यों नहीं दिया? तो ऐसे में क्लियर होना चाहिए कि गोल्ड फंड कभी भी पीएसयू में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। कोई एफएमसीजी फंड आईटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। कोई फार्मा फंड हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसी कमोडिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए हमें देखना होगा कि कौन सा फंड आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह का फंड कहलाते हैं सेक्टर फंड। आप ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट रिस्क की फंड्स हैं। रीजन आप क्लियर है कि कब कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा ये आपको पता नहीं है। यदि आपको पता भी हो और राइट टाइम पर आपने राइट सेक्टर बाय भी कर लिया हो, तो आपको इसमें एग्जिट करना बहुत जरूरी है। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं हो सकता, ये आपके टैक्टिकल पोर्टफोलियो में हो सकता है। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया आज विद अ टारगेट ऑफ 3 to 5 ईयर कि मैंने पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट किया। मैं समझता हूं कि 3 से 5 साल में पीएसयू
अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करने के बाद में मुझे इसको एग्जिट भी करना है। जबकि नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड को हम जब लेते हैं तो हम 20 साल के लिए लेते हैं। तो यहां जब भी आप सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो एंट्री के साथ साथ एग्जिट को ध्यान रखें। टैक्टिकल कॉल में आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन एग्जिट जरूरी है। यदि आप प्रॉपरली एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो यहां इन्वेस्टमेंट करना कोई फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्की है। रीजन आप ले सकते हैं कि इस समय आप देख रहे होंगे आईटी फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रीजन कि कोई भी आईटी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी तरह से यदि आप देखना चाहें तो प्राइवेट बैंकिंग फंड स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और यदि आपने इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंकिंग में कर रखा है तो वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ पीएसयू और पावर ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके अच्छा एक्सपीरियंस लेके आएंगे। जब हम गूगल करेंगे बेस्ट फंड तो आज की तारीख में हो सकता है कि आपके सामने एक पीएसयू फंड आ जाए, लेकिन क्या इस वैल्यूएशन पे पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करना है और नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को डिसाइड करना है। क्या आप इस तरह से सोचते हैं? यदि नहीं तो इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो सेक्टर फंड के बाद में दूसरा फंड आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है? वो किसी पर्टिकुलर थीम पर इन्वेस्टमेंट करता है। थीम क्या हुई? जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम, ये सेक्टर से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम पर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें पावर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। इस तरह से किसी भी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो इस तरह का ये थीम हो गई। तो ये होगा मैन्युफैक्चरिंग थीम। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, यहां इस मैन्युफैक्चरिंग थीम को थोड़ा सा और डायनामिकली दे दिया कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग में है और हो सकता है कि कब किस चीज की अपॉर्चुनिटी आ जाए। एज ए सेक्टर फंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर इसकी थीम यही है कि जब जिस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नजर आए उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये हो गया इंडिया अपॉर्चुनिटी टाइप ऑफ फंड्स। आप कई नाम सुनते होंगे इस तरह के फंड्स के, जो अलग अलग फंड हाउस में अलग अलग नाम से हो सकते हैं। तीसरा फंड हो गया बिजनेस साइकिल फंड। ये बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री किस साइकिल पे चल रही है और कब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये टैक्टिकल कॉल ये खुद लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि सेक्टर फंड में टैक्टिकल कॉल आपको लेना है, यहां पर फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर लेता है कि उसको कौन सा बिजनेस इस समय अच्छा लग रहा है, जो अपने किस साइकिल पे है। बॉटम ऑफ द साइकिल पे है तो चलो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो टॉप ऑफ द साइकिल पर है उसमें से एग्जिट करते हैं। इस तरह का जो फंड होता है वो हो गया बिजनेस साइकिल फंड। नाउ इसमें अगला फंड हो सकता है एक्सपोर्ट सर्विसेज फंड। ये सिर्फ वही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एक्सपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी नहीं है जाए। यदि कोई कंपनी लोकल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये नहीं जाएगा। तो कब कौन सी परफॉर्म कर रही है, यहां इसको टैक्टिकल कॉल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने डिसाइड कर दिया है ये सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करेगी। एक और थीम हो सकती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, कि जो आईपीओ रिसेंट पीरियड में आए हैं उन्हीं स्टॉक्स को लेना है। तो ये यदि तेजी का मार्केट होगा तो आईपीओ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, मंदी के मार्केट में कंपैरेटिवली पुअर परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसा भी परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन उसी थीम पे काम करेंगे। अब आप कभी ये जाके पूछ नहीं सकते कि आईपीओ फंड ने इन्फोसिस क्यों नहीं लिया, एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लेगा ही नहीं। वो 3 साल में जो आईपीओ होंगे उसी स्टॉक्स को लेगा। तो ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस तरह की थीम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी। एक फंड हो सकता है कंजम्पशन थीम पर, कि इंडिया कंजम्पशन स्टोरी अच्छा काम कर रही है और इसी थीम पर हम उसी स्टॉक्स को लेंगे जो कंजम्पशन थीम से डिराइव्ड हो। जैसे जुबिलेंट फूड हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इस तरह के स्टॉक्स ही वो बाई करेंगे। तो कंजम्पशन थीम पे हो गया। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकता है। इसमें पीएसयू में क्या होगा, इसमें बैंक भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकता है। सारे पीएसयू थीम पर काम कर रहा है। पहले हमने बात किया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, लेकिन थीम में एज ए थीम में वो ले सकता है कि पूरे पब्लिक सेक्टर पे काम कराएंगे। इसी तरह हेल्थ केयर थीम हो सकती है। हेल्थ केयर थीम क्या कहती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो इसमें लाल पैथलैब भी आ गया और ग्लेक्सो या फिर ल्यूपिन भी आ गया, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, या जो हॉस्पिटल है। ग्लोबल वेदांता हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो टोटल
जिसको हेल्थ केयर से बेनिफिट हो रहा है वहां ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसी तरह से एक स्कीम हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगी। कुछ केसेस में कभी कभी क्या होता है कि जैसा मैंने 2008 में भी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। लॉजिकली तो ये ठीक नहीं बनता है, लेकिन उस समय उसको लिबरल करके बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहां पर यदि फंड मैनेजर आज की पोजीशन में यदि डेविएट होता है अपने ऑब्जेक्ट से, तो वो गलत बात मानी जाती है, वो डेविएट नहीं हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसी ऑब्जेक्ट को लेकर। तो ऐसे में यदि किसी ने किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम में इन्वेस्टमेंट किया है, और उसने इस साल में परफॉर्म नहीं किया, तो आप उस फंड मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते कि तेने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्लियर है, उसको उसी थीम में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो परफॉर्म करे या न करे। ये आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको इस थीम में जाना है। लेकिन जब हम बेस्ट फंड्स में सिलेक्शन मांगते हैं गूगल से, तो वो रिसेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आपको दे देगा। तो वो फंड, इस तरह से फंड सिलेक्शन करना कोई एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ये दोनों थीम में, अगेन मैं एक बात कह रहा हूं कि आपको टैक्टिकली एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करना है। यदि आप दोनों टाइम पे कर पाएंगे तो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन यदि एग्जिट करने का आपका मन नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो शायद ये सेक्टर आपके लिए रिस्की सेक्टर में जाएगा। नाउ अब तीसरा फंड आते हैं, तीसरा सेगमेंट आता है जो आता है स्मॉल कैप फंड। यदि इनके बाद में इनसे कम यदि कोई सेक्टर, कोई फंड रिस्की है, तो वो आ गया स्मॉल कैप। लेकिन लार्ज कैप फंड्स वगैरह से ज्यादा रिस्की है, तो मैंने यहाँ पे टॉप रिस्की में थर्ड पायदान पे रखा है स्मॉल कैप फंड को। स्मॉल कैप फंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया के 251 से लेकर और 5000 6000 स्टॉक्स तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो हो गया स्मॉल कैप फंड। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम ये मान सकते हैं कि 5000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ही ये स्टॉक्स, ये फंड्स इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें माइक्रो कैप भी आ गया जो शायद 200-500 करोड़ हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी कंपनीज है तो वोलेटाइल भी हो सकती है, और कभी कभी मार्केट में स्मॉल कैप चलते हैं तो उस समय ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है और किसी भी फंड को बीट कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब इनकी पिटाई होती है तो आपको ध्यान होगा कि ये 70 से 80% तक भी अपने टॉप भाव से टूट सकते हैं। क्या आपको इतनी रिस्क पता है? यदि आज आप देखेंगे तो आपका कोई ना कोई स्मॉल कैप फंड बेस्ट फंड में दिखेगा। लेकिन जब मैंने किसी क्लाइंट को 4 फंड दिए तो ऐसे में उसने देखा कि स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, सर आपने 4 फंड में पैसा क्यों डाला, आपने सिर्फ स्मॉल कैप में क्यों नहीं डाल दिया? तो उसको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि उसको ये सारी बातें क्लियर कट पता नहीं है जो मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद में आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड क्या हुआ कि इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर 250 तक की कंपनी इसमें आती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, सेबी के इस रूल के हिसाब से। तो 101 से लेकर 250 तक, यानी कि लगभग 150 स्टॉक के पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक ये ले सकते हैं, और ये हो गया आपका मिड कैप फंड, और ये कैटेगरी कहलाएगी मिड कैप फंड कैटेगरी। जनरली हम मोटे तौर पे हम यदि देखें तो 5000 करोड़ से लेकर 20000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी इसमें आती है। तो ये हो गया मिड कैप फंड। इससे नीचे यदि हम जाते हैं तो आपको मिलता है मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें वो फंड हो गए जो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो गया मल्टी कैप फंड। लेकिन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में फर्क क्या है? मल्टी कैप में हो सकता है कि फंड मैनेजर को एक ऑब्जेक्ट है कि उसको 33% लार्ज में, 33% मिड में और 33% स्मॉल कैप में हमेशा रहना है, तो ये हो गया मल्टी कैप फंड। लेकिन यदि उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम मिनिमम 20% किसी में रखना होगा, बाकी आप ऊपर में चाहे तो 70% तक जा सकते हैं किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ये फंड मैनेजर को डिस्क्रिशन दिया जाता है। तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड होने में तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है फंड मैनेजर को कि वो चाहे तो 70% स्मॉल कैप ले सकता है, वो चाहे तो 70% लार्ज कैप ले सकता है, और 10% मिड कैप या 20% मिड कैप और 10% लार्ज कैप ले सकता है। इस तरह की जब फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है तो वो फ्लेक्सी कैप हो गया। लेकिन ये तीनों कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये उससे कम रिस्की में आ गया। इससे नीचे यदि आए तो आता है लार्ज और मिड कैप फंड।
लार्ज कैप वो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी कि टॉप 250 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये हो गए लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये आप देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप फंड मल्टी कैप जिसमें स्मॉल कैप का पोर्शन भी है उससे कम रिस्की होगा। इससे नीचे यदि हम आते हैं तो आते हैं फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड का क्लियर कट टेक क्या है कि 25 से 30 स्टॉक पर फोकस करेगी और उसी में सारा इन्वेस्टमेंट करेगी। अभी तक जो हमने फंड्स की बात की उनके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है जनरली कि वो 30 से ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। जनरली ये लोग 50 से लेकर 125 स्टॉक्स तक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन फोकस फंड में उनको क्लियर फोकस रखना है कि मुझे एक सेगमेंट से एक स्टॉक लेना है या एक सेगमेंट में 2 स्टॉक लेना है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझे 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि कोई फार्मा 25% ज्यादा फार्मा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा आईटी नहीं होना चाहिए। और इन द सेम वे ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि एक स्टॉक में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से डिसाइड करके किसी फंड का किसी सेक्टर का मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है उसके हिसाब से डिसाइड करके और ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये फोकस होके 25 से 30 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जब आप बेस्ट फंड में देखेंगे कभी हो सकता है कि फोकस फंड आपके रडार पे आएंगे और कभी थीमेटिक या सेक्टर फंड रडार पे आएंगे। जनरली सेक्टर या थीमेटिक फंड हमेशा ऊपर नजर आते हैं। रीजन जनरली मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है, तो आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में जो सेक्टर चला वो ऊपर आ गया, लेकिन वो सेक्टर आपके इस फंड में ऑलरेडी होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है। लेकिन फंड मैनेजर रख सकता है उस सेक्टर का 1 या 2 स्टॉक। लेकिन जो फंड पूरा का पूरा उसी सेक्टर में इन्वेस्टेड होगा तो उसको तो बेटर परफॉर्म करेगा ना। तो ऐसे में इसके रिस्क को आपको समझना होगा। उसके बाद में हो गया कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड अलग ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो कॉन्ट्रेन चलते हैं। इस समय क्या परफॉर्म नहीं कर रहा है उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई सेक्टर या सेगमेंट पिछले 5-7 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्यों ना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि 5-7 साल बाद में तो सेक्टर रोटेशन होगा ही होगा। इस तरह की थीम पे ये काम करते हैं। तो इस तरह के फंड हो गए कॉन्ट्रा। यदि वो थीम चल गई तो बहुत अच्छा रिटर्न देगी, यदि वो थीम नहीं चली तो रिटर्न नहीं देगी। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी सेक्टर को कब चलना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये दे सकते हैं कि 5 साल से नहीं चला ये चलेगा, लेकिन हो सकता है अगले 3 साल भी नहीं चले। तो ये कॉन्ट्रेरियन प्ले करते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये स्टॉक बाई करते हैं जनरली वो वैल्यू जोन में होती है। तो ऐसे में ये स्टॉक ये फंड्स अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ओवर द लॉन्ग रन। पर कुछ पीरियड में ये अंडर परफॉर्म भी कर जाते हैं जब वो थीम नहीं चल रही होती है। जैसे अभी हम देखते हैं पीएसयू या पीएसयू बैंक की थीम्स 7 साल से अच्छे लग रहे हैं लेकिन चले पिछले 1 साल में। तो जो 7 साल या 5 साल या 4 साल पहले लेके बैठे हैं वो कितने परेशान हुए होंगे आप सोचिए। तो यहाँ पर कई फंड मैनेजर भी परेशान हो गए कि यार इस थीम को चलना चाहिए, लेकिन बाजार इस थीम को कब वैल्यू देगी कोई पता नहीं है। ऐसे में ये फंड कुछ लंबे पीरियड तक भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रेरियन थीम में प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन बहुत कम होता है। रीजन कि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रेरियन है, जो वही सेक्टर ले रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक लिमिट के बाद में वो कितना टूटेंगे ये काफी कम गुंजाइश रह जाती है। तो इसलिए कॉन्ट्रा फंड एक अलग थीम होती है। तो अच्छा या बुरा परफॉर्म करना डिपेंड करता है मार्केट ने उस थीम को कैसा काम किया, लेकिन टेम्परेरी वो अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कॉन्ट्रा के साथ साथ में एक थीम होती है, एक कॉन्सेप्ट हो सकता है मोमेंटम फंड। रिसेंटली मोमेंटम इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। तो मोमेंटम फंड क्या करता है, वो स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करेगा। ये कॉन्ट्रा से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि जो मोमेंटम पर है वो चार्ट पैटर्न भी देखेगा, फंडामेंटल देखने के बाद में जो रिसेंटली जो मोमेंटम में है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब आप कह रहे हैं कि इस समय ट्रेवल थीम चल रही है तो हो सकता है वो ट्रेवल में आ जाए, और जैसे ही ये ठंडी होने लगेगी वो किसी दूसरे थीम में जंप कर जाएगा। तो इस तरह से ये मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनका रोटेशन जरा फास्ट होता है। ये रिसेंटली इस टाइप के 3-4 फंड ही हैं, लेकिन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है, मोमेंटम इंडेक्स फंड 2 तरह से काम करते हैं। नंबर 1 कि हर क्वार्टरली बेसिस पर मोमेंटम स्टॉक को चेंज करते हैं, जैसे कि मोमेंटम इंडेक्स में स्टॉक क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है। और कुछ फंड ऐसे भी हो सकते हैं जो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर मोमेंटम चेंज कर देते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स को चेंज कर देते हैं, चाहे वो स्टॉक उस पर्टिकुलर इंडेक्स में चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस उम्मीद में कि नेक्स्ट 3 महीने बाद में वो चेंज हो जाएगा, या इस उम्मीद में कि आज मोमेंटम में आ गया है इंडेक्स तो महीने बाद में चेंज होगा, अभी तो 1.25 महीने बचा है
तब तक तो शेयर में तेजी आ जाएगी, क्यों ना हम आज ही चेंज कर लें। तो वो एक्टिव मैनेजमेंट फंड की कैटेगरी में ये आ गए। तो ये कुल मिला के मोमेंटम फंड ऐसे फंड हो गए जो मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में एक्टिवली या पैसिवली दोनों तरह से मैनेज किए जा सकते हैं। अगली कैटेगरी हो गई वैल्यू फंड या डिविडेंड यील्ड फंड। इन दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं, मैंने कॉन्ट्रा को अलग डाला है लेकिन वैल्यू और डिविडेंड यील्ड को एक साथ डाला है। इसका रीजन क्या है कि वैल्यू थीम जो है ये कॉन्ट्रा से कम रिस्क है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगी जो वैल्यूएशन ठीक है। ऐसे में कॉन्ट्रेरियन होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक अच्छी ग्रोथ वाला स्टॉक भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा हो तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी तरह से डिविडेंड यील्ड वाला भी वो स्टॉक हो गया जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड कब अच्छी होगी? वो तभी अच्छी होगी जब स्टॉक रीजनेबल होगा। सपोज किसी स्टॉक में 5% की डिविडेंड यील्ड आ रही है तो रीजनेबली वैल्यूड तो है ही ना, तभी तो 5% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। तो इस तरह से हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हो, लेकिन मैं इसको रिस्क वाइज एक ही कैटेगरी में डाल के रख रहा हूं। तो ये डिविडेंड यील्ड हो चाहे वैल्यू फंड हो, ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओवर द लॉन्ग रन ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में कई बार ये अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं या कई बार अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो इससे भी कम है तो वो हो गई लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लार्ज कैपिटलाइजेशन हो, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा हो या इंडिया की टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए लार्ज कैप, ये उससे नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि लार्ज कैप कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एनालाइज किए जाते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च होते हैं ऐसे स्टॉक्स, तो ऐसे में उसमें वॉलेटिलिटी की रिस्क काफी कम होती है। तो ये माना जाता है कि इन सब कैटेगरी में ये सबसे कम रिस्क ही माना जाएगा। लेकिन ये हमारी आधी लिस्ट कंप्लीट हुई है, अभी तक पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। मैं 11 कैटेगरी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, 10 या 11 कैटेगरी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब 10 और 11 और भी पेंडिंग है। आप कहेंगे क्या इक्विटी फंड में इतनी कैटेगरी होती है? जी हाँ दोस्तों, इतनी कैटेगरी होती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो हम मैनेज करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप कहेंगे कि एंटीबायोटिक कोई एक नहीं दी जा सकती है, या केमिस्ट के पास जाकर कि मेरा गला खराब है मुझे एंटीबायोटिक दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, या सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक दे दो, ये नहीं चल सकता। ये सब डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो हमारी टीम आपको आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड एलोकेट करके देगी और आपका पोर्टफोलियो बना के देगी जिसपे आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप चाहें फॉर्म भर के हमारी टीम को कनेक्ट करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी एक ओपिनियन ले सकते हैं। क्योंकि जनरली आपको ये समझा दिया जाता है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में 1% का डिफरेंस है या आधा % का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस तो तब है ना जब मैं जो सिलेक्शन करूंगा और आप जो सिलेक्शन करेंगे वो सेम करेंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन और मेरा सिलेक्शन डिफरेंट हो गया तो ये डिफरेंशिएट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? ये तो वैसे ही हो गया कि केमिस्ट के यहाँ जाकर एंटीबायोटिक ले लेना और दवाई ले लेना, डॉक्टर की फीस बचा लेना, लेकिन आपको एंटीबायोटिक कौन सी देनी है ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। बाकी फिर भी चॉइस आपकी है, एक बार आप जरूर हमारी टीम को कनेक्ट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट फंड पे जाते हैं। तो इक्विटी हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड मतलब जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इक्विटी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, इसका मतलब क्या हो गया? ये वो फंड हो गया जहां पर एग्रेसिवली इक्विटी रहती है। एग्रेसिव रहने का मतलब 65% प्लस इक्विटी रहना चाहिए। वो इक्विटी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड हो गया जिसमें इक्विटी टैक्सेशन लगता है। ये जनरली 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी सब डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये पहले बैलेंस फंड कहा करते थे इनको, लेकिन अब इक्विटी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि इसमें 65% ज्यादा इक्विटी हमेशा रहती है तो वो टैक्सेशन इक्विटी का लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ फंड मैनेजर को थोड़ी सी लिवरेज है। लिवरेज क्या है कि वो 65 से लेकर 80% तक कोई भी रेंज में इक्विटी रख सकता है। यदि वो उसको लगता है कि मार्केट रीजनेबल प्राइस्ड है तो वो 80% तक जा सकता है। उसको यदि लगता है कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है तो मिनिमम उसको 65 तो फिर भी रखना पड़ेगा। जबकि पहले जितने भी इक्विटी फंड पे हमारी बात हुई उनको 90% या इससे ज्यादा हमेशा इक्विटी रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ कैश कंपोनेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से इक्विटी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में 65% इक्विटी, 35% डेट और इस इक्विटी को 80% तक ले जा सकता है। तो ये कंपैरेटिवली 100% इक्विटी से
कम रिस्की हो जाएंगे। अब इसके नीचे कैटेगरी आती है मल्टी एसेट फंड। ये 2 से ज्यादा एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिर्फ 2 ही एसेट में इन्वेस्टमेंट करती थी, इक्विटी एंड डेट। नाउ ये रियल एस्टेट या गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये किसी भी फंड में ऑब्जेक्टिव में देखना होगा कि क्या ये इसके मल्टी एसेट फंड है और इसका तीसरी या चौथी एसेट कौन सी है। जनरली गोल्ड मिलती है, अभी तक रियल एस्टेट फंड कम आए, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है प्रोवाइडेड कि उसके ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हो। तो ये हो गया मल्टी एसेट फंड। चूंकि इसमें एक और एसेट जुड़ गई, इस केस में यदि हम गोल्ड को मान लें, यदि ये 5 से 10% गोल्ड रखती हैं, जनरली ये मानते हैं कि गोल्ड और इक्विटी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। यदि इक्विटी ऊपर तो गोल्ड नीचे, जनरली ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में इक्विटी, डेट और गोल्ड, इन तीनों को डाइवर्सिफाई करके करेगी तो डेफिनेटली 65% तो इक्विटी रहेगी, क्योंकि इसमें इक्विटी टैक्सेशन होना है। लेकिन इससे ज्यादा इक्विटी होना या नहीं होना ये फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है, उसकी कॉल पे डिपेंड करता है। यहां पर टैक्सेशन की बात करें तो ये देखना होगा कि उस फंड में 65% यदि इक्विटी मिनिमम है तो इक्विटी टैक्सेशन लगेगा, अदरवाइज डेट टैक्सेशन लगेगा। तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इसमें टैक्सेशन क्या लगेगा। तो ये आप पहले देख लें कि इसमें 65% से ज्यादा इक्विटी है या नहीं है। या इसके ऑब्जेक्टिव के बाद में इस पूरी फंड की शीट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें टैक्सेशन क्या लगना है। इससे कम यदि रिस्क में यदि हम जाते हैं तो आता है एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में क्या होता है कि वो किसी स्टॉक या एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो पर्टिकुलर फंड्स में आगे किसी न किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है। सपोज करते हैं कि फंड ऑफ फंड ने फंड लिया, कौन सा फंड लेगा वो? इक्विटी फंड लिया, तो वो बाजार में जितने भी अवेलेबल इक्विटी फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर एंट्री और एग्जिट करती रहेगी। वो हो सकता है इक्विटी फंड वो हो सकता है कि उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नहीं हो कि किसी और एसेट मैनेजमेंट का फंड भी ले सकती है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड लिया जावे। तो यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड ऑफ फंड ले रही है तो उस फंड ऑफ फंड में जो उसको बेस्ट लगता है वो फंड लेने की कोशिश करती है या फंड मैनेजर वैसा ही कॉल लेता है। यहां पर चूंकि ये फंड ऑफ फंड है तो इसमें टैक्सेशन हमेशा डेट का ही लगेगा, इक्विटी का टैक्सेशन नहीं लगता है। चाहे ये 65% इक्विटी फंड ही ले लें तो भी नहीं लगेगा, इसमें डेट का टैक्सेशन लगेगा। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड ऑफ फंड है तो इसको चेक कर लें, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी सा आंसर हो गया। इसके नीचे यदि हम जाते हैं तो मैं इसमें लूंगा टैक्स सेविंग फंड जो 80C में बेनिफिट मिलता है। आपने कहा कि ये यहां क्यों लूंगे? डेफिनेटली ये इक्विटी फंड है, ये एग्रेसिव हो सकता है, ये लार्ज कैप हो सकता है, ये मिड कैप हो सकता है, या फिर ये मल्टी कैप हो सकता है, फ्लेक्सी कैप हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। लेकिन इसको मैं यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट कैसे मिला? सपोज आप 30% टैक्स स्लैब में है, आपने 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपए डायरेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट से या इनकम में से कम हो जाता है, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो इसमें 1 लाख ही हुई, जबकि आपको यूनिट अलॉट हुई 1.5 लाख की। तो ऐसे में वो जो क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हुए मैंने ये माना है कि ये रिस्क कैटेगरी में इस जगह आती है। तो ये हो गया आपके टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड के बाद में अब एक नई कैटेगरी डेवलप हुई है जो इक्विटी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड या बैलेंस फंड से नीचे आती है, जो आती है बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। इनका क्या रूल हुआ? इनका काम तो ये फंड्स तो किसी भी क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिपेंड करता है कि उसके ऑब्जेक्टिव में क्या होगा। अलग अलग फंड हाउस में ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट हो सकता है कि लार्ज कैप ओरिएंटेड बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे हम शॉर्ट में बेफ भी कहते हैं, वो है लार्ज मिड कैप है या मल्टी कैप टाइप का बैलेंस एडवांटेज फंड है। लेकिन ये क्या करती है? मार्केट की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग रीबैलेंसिंग करती है अपने पोर्टफोलियो को। एक सिंपल एग्जांपल से बनाऊं, क्योंकि मैं इसको कॉम्प्लिकेट पूरा फॉर्मूला कर दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप ये देख लेते हैं कि सपोज ये फंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो जनरली इंडिया में देखा गया है कि इंडियन इक्विटी मार्केट एवरेज 20 प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। सपोज इस समय बाजार 23 TTM प्राइस टू अर्निंग है, तो ये 3 स्टेप डाउन होगी अपने इन्वेस्टमेंट से। और इसी तरह यदि इन्वेस्टमेंट 17 PE पे चल रहा है तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी। अब हो सकता है कि बाजार पिछले महीने में 20 PE पे चल रहा था, इस महीने में 21 PE पे चल रहा है, तो 1 तारीख को आकर रीबैलेंसिंग कर लेगी। आप समझ गए होंगे इस बात को। फिर अगले महीने जाके देखेंगे कि ये बाजार बढ़ा या घटा,
यदि बाजार और बढ़ गया तो उसको फिर थोड़ा माल बेचकर और कैश या कैश इक्विवेलेंट या डेट में इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो इस तरह से ये वर्क करती है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और ध्यान देने की बात है। जो भी फंड हाउस है, यदि आप किसी बेफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक बात उससे जरूर पूछें कि सर आप इसमें रीबैलेंसिंग किस फ्रीक्वेंसी में करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम मंथली करते हैं, कुछ कहते हैं क्वार्टरली करते हैं, कुछ कहेंगे हम फोर्टनाइटली करते हैं, वीकली करते हैं या डेली करते हैं। किसी भी फ्रीक्वेंसी में हो सकती है। आप सोच सकते हैं कल से बाजार यदि आज बढ़ा तो ये फंड्स आपको कुछ न कुछ एग्जिट करता हुआ मिलेगा और कुछ यदि बाजार टूटा तो लेगा। तो इसका मतलब ये यदि नट शेल में कहें तो ये नीचे में लेती है और ऊपर में बेचती है। कितना इजी आंसर रहा। लेकिन यहां पे एक ट्रिक एंड ट्विस्ट है। एज पर नॉर्म 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन जनरली इसमें 65% ओनली लॉन्ग होना जरूरी नहीं है। हो सकता है इनमें से हर फंड हाउस का अलग अलग हो सकता है कि इनमें से ये हो सकता है कि 50% तो 100% इक्विटी में रहना ही रहना है, बाकी आपको डेट या आर्बिट्राज में यूज कर सकते हैं। अभी आर्बिट्राज क्या हुआ, क्योंकि उसको 50% ही इक्विटी मिनिमम अलाउड है तो इससे 50 से नीचे जा नहीं सकता, तो 50 तो इक्विटी रहेगा। लेकिन यदि 50 इक्विटी रहेगा तो टैक्सेशन इक्विटी का नहीं लग के डेट का लग जाएगा। तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से 65% इक्विटी रहना चाहिए। तो ये 15% का क्या करेगी, तो ये क्या करते हैं कि 15% को डिलीवरी तो रखते हैं लेकिन फ्यूचर में बेच देते हैं और उस एक महीने का आर्बिट्रेज यानी कि इंटरेस्ट की इनकम ये कर लेते हैं। तो इस तरह से वो लगभग डेट के बराबर आपको रिटर्न दे देता है। और यदि सपोज इसमें 60% हो गया तो 5% ही वो अपने आर्बिट्रेज करेगी, बाकी डेट में डाल सकती है। ये फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो आर्बिट्रेज ज्यादा कर रही है या डेट में ज्यादा डाल रही है। लेकिन यहां बैलेंस एडवांटेज एक ऐसा फंड हो गया जो कंपैरेटिवली लो रिस्की है, लो वोलेटाइल है और जो एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टर होता है ना, उनके लिए ये लो रिस्क के साथ में सिंगल हायर डिजिट रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा जनरली इसको माना जाता है। तो इसी तरह से जैसे ये जो लास्ट 3 फंड हमने बात की अदर देन टैक्स सेविंग, मल्टी एसेट फंड, एसेट एलोकेटर फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, ये इसी कैटेगरी में आते हैं जो कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड में, यदि बैलेंस एडवांटेज फंड का वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ हो जाए, जिसका कुछ फंड्स में 25,000 करोड़ से ऊपर तो आराम से हो गए, तो वो आवरली रीबैलेंसिंग भी कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? तो इसलिए जब भी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करें आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि मेरा बैलेंस एडवांटेज फंड किस फ्रीक्वेंसी में रीबैलेंसिंग कर रहा है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं हाइब्रिड डेट फंड। पहले हमने बात की थी हाइब्रिड इक्विटी फंड जिसे हम एग्रेसिव फंड भी कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हाइब्रिड डेट फंड। इसमें जैसा कि नाम से है डेट का टैक्सेशन लगेगा। इनको इक्विटी 65% से ऊपर ये नहीं ले जा सकते, उससे नीचे ही इक्विटी रखेंगे। नीचे का रेंज क्या होगा वो अलग फंड हाउस में अलग अलग हो सकता है, चाहे वो 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है या 50 हो सकता है। डिपेंड करता है कि फंड हाउस का ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम कितने % फंड्स इक्विटी में डाले जा सकते हैं। लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट डेट का होगा, कुछ % इक्विटी में होगा। कई केसेस में तो ये 20% तक भी इक्विटी में जा सकते हैं। जबकि आपको ध्यान होगा पहले MIP करके प्रोडक्ट चला करते थे, मंथली इनकम प्लान, वो डेट के साथ में 20% इक्विटी दिया करते थे। जनरली ये प्रोडक्ट आए थे 2003 से 2008 के बीच में। उस समय क्या था कि इक्विटी तो परफॉर्म कर रही थी, डेट परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो डेट के प्रोडक्ट में मंथली इनकम प्लान में 20% इक्विटी डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इक्विटी की परफॉर्मेंस का 20% इक्विटी से अच्छी परफॉर्मेंस देने के कारण टोटल फंड में अल्फा जनरेट करके डेट्स प्लस जैसा रिटर्न देने लगे। लेकिन जब बाजार क्रैश हुआ तो उन्होंने नेगेटिव रिटर्न भी दिया या काफी कम रिटर्न दिया, तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वहां उनको क्लैरिटी नहीं थी कि ये 20% इक्विटी में डाल रहे हैं। तो ऐसे में यदि आपको क्लैरिटी नहीं है कि कोई फंड किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपको अनवांटेड लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो मैं फंड ले रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या उसमें इक्विटी का पोर्शन है, क्या उसमें डेट का पोर्शन है क्या। आप लेना चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड और उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड आपने ले लिया तो उसमें 35 to 85% तक इक्विटी हो सकता है, तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग कभी नहीं होगा, लेकिन एवरेज परफॉर्मिंग हमेशा रहेगा। तो ऐसे में जब भी आप फंड सिलेक्शन करें तो इस बात को ध्यान रखें कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड ले रहे हैं या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड ले रहे हैं, क्योंकि डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में 65% से कम इक्विटी रहेगी। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको पता था मैं 17 कैटेगरी पे आपसे डिस्कस कर चुका हूं? क्या आपको पता था कि इतनी कैटेगरीज हो सकती हैं और अभी भी 3-4 कैटेगरी और बाकी हैं? यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको ये चैनल बहुत अच्छी इनपुट देगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड मैनेज करें तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें क्लिक करके एक फॉर्म भर सकते हैं। आपका रिलेटिव आरएम आपको फोन करके आपके टोटल पोर्टफोलियो को डिस्कस करके पूरा आपका बैकग्राउंड जानकर पूरा गोल प्लानिंग करके आपका इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसमें से किस कैटेगरी का फंड आपको होगा इस पर आपसे डिटेल में बातचीत की जा सकती है। तो हम आगे चलते हैं। इक्विटी सेविंग फंड, जी हाँ, ये क्या कैटेगरी हुई? जनरली इस कैटेगरी को हम मानते हैं 1/3 इक्विटी, 1/3 आर्बिट्रेज और 1/3 डेट। अब आप कहेंगे कि 1/3 में क्या हुआ? इसमें टैक्सेशन इक्विटी का लगता है, तो ऐसे में 1/3 और 1/3 मिला के 66% हो गया। यानी कि इसको हमेशा मिनिमम 66% इक्विटी रखना होगा और उससे बैलेंस जो भी बचता है वो डेट में पोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मिनिमम 66% रखने के लिए ये जनरली इन केस में क्या होता है 20 से 40% इक्विटी रखते हैं और 20 से 40% ये आर्बिट्रेज रखते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 65% वो इक्विटी रखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें टैक्सेशन इक्विटी का लग जाएगा। और जब आर्बिट्रेज भी डेट जैसा ही रिटर्न देती है तो इसमें आर्बिट्रेज आप समझ गए होंगे ना। आर्बिट्रेज मतलब कि रिलायंस के शेयर खरीद लिए और फ्यूचर में बेच दिए। 2100 रुपए में रिलायंस दिया, 2121 रुपए में फ्यूचर में बेच दिया, तो एक महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये हो गया आर्बिट्रेज। और ये भी डेट जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें यदि रिलायंस 1500 भी आ जाए तो फंड मैनेजर को कोई नुकसान नहीं है, और रिलायंस 2500 भी हो जाए तो भी इस फंड में फंड मैनेजर को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ 21 रुपए मिलने हैं। तो ये हो गया आर्बिट्रेज। तो ऐसे में 20 से 40% यदि दोनों रखना है तो टोटल मिला के 65% इसका इक्विटी पोर्शन होना चाहिए। अब यदि बाजार की वैल्यूएशन अच्छी है, जैसा कि बेफ वाला कंसेप्ट, बैलेंस एडवांटेज फंड वाला कंसेप्ट चलता है, वैल्यूएशन ऊंची है तो ये इक्विटी को 20% ले आएगा, बाकी सब आर्बिट्रेज में डाल देगा। और यदि बाजार लगता है कि सस्ता है तो ये 40% तक लॉन्ग इक्विटी में जा सकता है, बाकी आर्बिट्रेज और बैलेंस बचा हुआ डेट में जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि 33% इक्विटी, 33% आर्बिट्रेज, इन दोनों को मिलाकर इक्विटी टैक्सेशन हो गया। दूसरी तरफ 33% आर्बिट्रेज और 33% डेट, इन दोनों को मिलाकर डेट जैसा रिटर्न आ गया। तो मिलाकर ये बड़ा कॉम्बो हो गया जो डेट जैसा रिटर्न दे रहा है और इक्विटी का टैक्सेशन दे रहा है। तो ये बड़ा ट्रिकी सा इन्वेस्टमेंट है। तो कई रिटायर्ड लोग इसको इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा देते हैं। तो ऐसे में जब हमें SWP लगाना है या मंथली इनकम चाहिए तो जनरली इस तरह के फंड सेलेक्ट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हमें लगता है कि वैल्यूएशन अभी मार्केट की बहुत ज्यादा है, पार्टी को, क्लाइंट को हम चाहते हैं कि इक्विटी में आए, लेकिन STP हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके आए। सपोज उसको 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम नहीं चाहते कि वो 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट आज ही करें। तो हम क्या करते हैं, उसको इक्विटी सेविंग टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, जिसमें 20 से 40% इक्विटी रह जाती है और बाकी हर महीने की STP कर देते हैं। किस फंड में? प्योर इक्विटी फंड में, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। जो भी हमें अच्छा लग रहा है या जो भी उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट है वो कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इक्विटी का तो एक्सपोजर मिल गया, लेकिन धीरे धीरे 10 महीने में वो प्योर इक्विटी में 100% आ जाएगा। इस तरह से भी प्लानिंग करने में ये बहुत यूजफुल होता है। नीचे हम आते हैं 19 नंबर, आर्बिट्रेज फंड। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, कैश में लेना और फ्यूचर में बेचना। कुछ HNI चाहते हैं कि वो कोई रिस्क नहीं लेना है, उनको गारंटेड 5, 6, 7% रिटर्न चाहिए, और लेकिन टैक्सेशन इक्विटी अगर लग जाए, यानी कि 10% लॉन्ग टर्म में या 15% शॉर्ट टर्म में लग जाए। जबकि कोई भी डेट फंड, लिक्विड फंड आप लेते हैं तो उसमें टैक्सेशन 33% HNI के केस में लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, जितना लॉन्ग इक्विटी है उतना ही शॉर्ट इक्विटी हो जाता है, यानी कि जितना लॉन्ग का रखा है उतना ही शॉर्ट कर दिया। सपोज जैसे रिलायंस या इन्फोसिस का या TCS का किसी का भी एग्जांपल ले लें। TCS 3000 रुपए में खरीदा और 3015 रुपए में अगले महीने का फ्यूचर बेच दिया, तो आपको TCS में 15 रुपए मिल जाएंगे। और अगले महीने में क्या करेगा, वो जो TCS जो आज चल रहा है 3015 रुपए, हो सकता है 200 रुपए तेज हो जाए, लेकिन आपको क्या पता है कि फ्यूचर ऑप्शन की लास्ट डे में वहां का सेटलमेंट किस प्राइस पर होता है, कैश मार्केट की क्लोजिंग प्राइस पर। यानी कि वो 3200 भी होगा तो इधर भी 3200, उधर भी 3200, तो वो 8 पार हो जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए मिल जाएंगे। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, उसके अगले महीने में जाएगा, जैसे जनवरी बेचा था तो फरवरी में जाएगा और फरवरी में 3215 रुपए में फिर से बेच देगा। उसके 3000 की डिलीवरी पड़ी है, लेकिन वो फिर से 15 रुपए का अर्न कर लेगा। इस तरह से वो कंटिन्यूस आर्बिट्रेज करते चलते हैं जब तक आप चाहें
वो फंड में डाल सकते हैं और इस आर्बिट्रेज का एक गारंटेड पैसा ले सकते हैं। इसमें लॉन्ग इक्विटी की रिस्क नहीं है, ये लगभग डेट जैसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो HNI कैटेगरी में आते हैं और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेज चाहिए या गारंटेड रिटर्न चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि इस तरह की कोई कैटेगरी भी होती है? ये फंड कभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं रहेगा, लेकिन इसको कंपैरिजन किससे करना है? इसको कभी भी इक्विटी फंड से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। जितने भी वेबसाइट देखेंगे, जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, जितने भी आप सर्विस प्रोवाइडर देखेंगे, वहां इसको इक्विटी फंड से कंपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन इक्विटी का है, लेकिन इसका कंपेरिजन एक्चुअल में होना चाहिए डेट फंड से। अब इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी में हम चलते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है, दैट इज इंटरनेशनल फंड। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यहां कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, ये मैं लास्ट में सिर्फ एक कैटेगरी बता रहा हूं। रिस्क में वो कहीं ना कहीं बीच में आएगी, वो डिपेंड करता है कि उसने कौन सी कैटेगरी या कौन से कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस बात पे डिपेंड करता है। सपोज इसमें हो सकता है यूएस इक्विटी फंड सिर्फ यूएस की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगी, जापान इक्विटी फंड सिर्फ जापान में इन्वेस्टमेंट करेगी, एशिया इक्विटी फंड एशियन कंट्रीज की इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी, यूएस टेक्नोलॉजी फंड यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ही, यानी कि नास्डेक वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करेगी। और इसमें कुछ फंड ऑफ फंड्स भी हो सकते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करके वहां के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगी, तो वो फंड ऑफ फंड भी हो सकते हैं। और जैसे इसमें हो सकता है ग्लोबल इमर्जिंग बिजनेस फंड, तो ग्लोबल इमर्जिंग बिजनेस ऐसे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी जो इमर्जिंग मार्केट है, जैसे इंडिया, थाईलैंड, इस तरह के मार्केट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इस तरह के कई थीम हो सकती है या कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसमें फंड ऑफ फंड भी हो सकते हैं और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें टैक्सेशन डेट का ही लगना है, डेट का ही टैक्सेशन होगा। क्यों? क्योंकि यूएस या किसी बाहर के नेशन के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने में हाईएस्ट टैक्सेशन लगती है, जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं वो लगती है। तो इस तरह से करीब 20 कैटेगरीज मैंने आपको शेयर की। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में, सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की है, कभी कहीं डिस्कशन आपने नहीं देखा होगा, जो मैं पहली बार आपके साथ लेके आ रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी टीम को कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं कि डेट के कितने टाइप ऑफ फंड्स हो सकते हैं, उन पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि डेट में आप अभी 2-3 कैटेगरी समझते हैं, लेकिन डेट में भी 10 से ज्यादा कैटेगरीज आपको मिलेंगी जो डेट फंड को डिफरेंट तरीके से डाइवर्सिफाई करती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।